जय हिंद बच्चों, आशा है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और अब तो हमारी पढ़ाई भी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, तो उसी दिशा में आज हमको पढ़ना क्या है, पहले उसे किन्हीं माध्यमों से थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। हम पथिक शब्द से भलीभांति परिचित हैं। यदि कोई हमसे कहे कि इसके पर्यायवाची शब्द बताइए, तो आप बहुत सारे पथिक शब्द के पर्यायवाची भी बता सकते हैं। इसके पहले हमने कक्षा 10वीं में भी राम नरेश त्रिपाठी जी की कविताओं का अध्ययन किया है, उन्हें समझा है और उनके विषय में भी हमने जाना है। क्या जाना है कि वे छायावाद के कवि हैं और खड़ी बोली बहुत अच्छी लिखते हैं, खड़ी बोली में काव्य रचना करते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कक्षा 11 पाठ्यपुस्तक आरोह से पद्य खंड में सम्मिलित पथिक कविता पढ़ेंगे और समझेंगे कि कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें क्या कुछ नया समझाने का प्रयास किया है या हमें किन दृश्यों से अवगत कराया है। तो चलिए देखते हैं पथिक कविता हमें समझनी किन बिंदुओं से है। कविता को हम स्क्रीन पर लिखे हुए बिंदुओं के आधार पर समझेंगे। सबसे पहले कविता के जो कवि हैं श्री राम नरेश त्रिपाठी जी, इनका साहित्यिक परिचय देखेंगे। इसके पश्चात जानेंगे कविता का केंद्रीय भाव क्या है। केंद्रीय भाव को समझने के पश्चात हम संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य के माध्यम से कविता की पंक्तियों की सुंदरता को जानने का प्रयास करेंगे और इनसे हम भलीभांति परिचित भी हैं कि हम संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य को किस प्रकार समझते हैं। तो सबसे पहले हम श्री राम नरेश त्रिपाठी जी का साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। श्री राम नरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आपने कई भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त किया है। आप अपनी आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया था। श्री राम नरेश त्रिपाठी जी ने उस समय के कवियों के प्रिय विषय समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया। उनकी कविताओं में देश प्रेम और व्यक्तिक प्रेम दोनों मौजूद हैं, लेकिन देश प्रेम को ही विशेष स्थान दिया गया है। हिंदी में वे बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। उन्होंने कई वर्षों तक बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किया, जिसमें मौलिक एवं शिक्षाप्रद कहानियाँ, प्रेरक प्रसंग आदि प्रकाशित होते थे। कविता के अलावा उन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण आदि अन्य विधाओं में भी रचनाएं की। अब देखते हैं श्री राम नरेश त्रिपाठी जी की प्रमुख रचनाएं। मिलन, पथिक, स्वप्न ये इनके खंड काव्य हैं। मानसी ये इनका फुटकर कविता संग्रह है। संपादित कविता कौमुदी 8 भागों में है। ग्राम गीतों का संग्रह। यहाँ यह बताना होगा कि कविता कौमुदी जो 8 भाग में है, में उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया है। अब हम आते हैं कविता के केंद्रीय भाव पर। कविता का जो अंश हमारे सामने है, यह पथिक खंड काव्य के पृथक सर्ग से लिया गया है। इसमें जो नायक है वो किन भावनाओं से यहीं बसने की इच्छा करता है, उसको हम अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। इस दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। यहाँ किसी साधुजन द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश सेवा का व्रत लेता है। राजा द्वारा उसे मृत्युदंड मिलता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर, मनोहर, उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है।
स्वच्छंदतावादी इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग देखने को मिलता है। अब हम कविता को जिन बिंदुओं के आधार पर समझना है उसके दो बिंदु समझ सके हैं। पहला, हमने कवि के साहित्यिक परिचय को समझ लिया और दूसरा, हमने कविता के केंद्रीय भाव को भी समझ लिया। कविता कहाँ से उद्धृत है ये भी हमने समझ लिया है। अब हम कविता पाठ करेंगे और फिर जानेंगे संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या एवं विशेष। प्रतीक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के, कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। कविता की पंक्तियों को सुनने के बाद हमें प्रकृति के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। प्रकृति के दृश्य हम कविता की पंक्तियों के अर्थ के साथ साथ समझ लेंगे। इसके पहले हमें पंक्तियों का संदर्भ बनाना होगा। संदर्भ हम पूर्व में परिचित हैं और हमने पहले जो हमने पद्य खंड के पाठ पढ़े हैं उसमें भी बनाया है। संदर्भ में पाठ्यपुस्तक का नाम, पाठ का नाम, कवि का नाम। पाठ्यपुस्तक आरोह, कविता का नाम पथिक और कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। कक्षा 11 हमें पता ही है कि हम पढ़ रहे हैं। इस प्रकार हमारा संदर्भ बन गया। अब प्रसंग बनाने के लिए हमें कविता की पंक्तियों का जो मुख्य भाव है, कवि ने जिस भाव को लेकर पंक्तियाँ लिखी हैं उसको समझना होगा और फिर हमें उसमें से समझ के ये ध्यान करना होगा कि इसमें हम प्रसंग क्या लिख सकते हैं। इसके लिए हम कविता की पंक्तियों पर ध्यान देंगे और फिर प्रसंग सुनेंगे। कविता की पंक्तियों को ध्यान से पढ़ने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सागर और बादल के सौंदर्य का वर्णन किया है। यहाँ जो पथिक है वो कहाँ खड़ा हुआ है? रत्नाकर गर्जन करता है, अर्थात वह समुद्र के किनारे खड़ा हुआ है। हम इसे कुछ यूँ भी लिख सकते हैं, सागर के किनारे खड़ा हुआ पथिक प्रकृति के इस मनोहारी दृश्य को देखकर अभिभूत हो रहा है। संदर्भ और प्रसंग देखने के बाद अब बात करते हैं व्याख्या की। यदि हम व्याख्या की बात करें तो हम इन पंक्तियों के अर्थ को कुछ इस प्रकार समझेंगे। प्रतीक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला। कवि कहते हैं कि सागर के किनारे पथिक खड़ा हुआ है, उसे प्रकृति के अनुपम सौंदर्य को देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। वह यह देख रहा है कि आसमान में प्रतीक्षण अर्थात हर क्षण बादलों की पंक्तियाँ एक नया रूप धारण कर रही हैं। रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। सूर्य के सामने नभ में जो बादलों की पंक्तियाँ हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे नृत्य कर रही हैं। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। आगे कवि कहते हैं कि पथिक देख रहा है कि नीचे नीला समुद्र है और ऊपर नीला गगन है। दृश्य बड़ा ही मनोहर है। पथिक क्या चाह रहा है? घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। पथिक कहता है कि मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं घन अर्थात बादलों पर बैठकर आसमान में विचरने लगूं। काश ऐसा हो जाए कि मैं बादल पर बैठकर आसमान के मध्य दूर दूर तक विचरण कर सकूं। आगे रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है। पथिक कहता है कि अब समुद्र के किनारे खड़ा है तो गर्जना तो होगी ही। तो पथिक कहता है कि सागर की गर्जना और मलया नील, मलय धन अनिल,
मलय धन अनिल से तात्पर्य है मलय पर्वत से आती हुई हवा। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि मलय पर्वत पर चंदन के पेड़ होते हैं। चंदन बहुत सुगंधित होता है, तो मलय पर्वत से जो हवा वायु बहती हुई आती है वो भी बहुत सुगंधित होती है। मलया पर्वत से जो हवा आ रही है शीतल सुगंधित, वह उसके मन में बहुत अधिक उत्साह भर रही है। उस उत्साह के कारण इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। इस उत्साह के कारण पथिक को लगता है कि वह क्या करे, सागर की लहरों पर बैठ जाए और रत्नाकर अर्थात समुद्र के घर के कोने कोने को देख आए। उसका मन समुद्र में विद्यमान सौंदर्य के प्रत्येक बिंदु से परिचित होना चाहता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि कवि ने प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का चित्रण पथिक के माध्यम से हमारे सामने किया है। अब हम जानेंगे इन पंक्तियों में सौंदर्य किन माध्यमों से है। तो देखते हैं काव्य सौंदर्य। हमने देखा कि रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारित माला। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ मानवीकरण अलंकार है। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। यहाँ न की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। चूँकि प्रकृति का वर्णन है अतः यहाँ शांत रस की छटा है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि यहाँ पर जो पथिक है वो कह रहा है अर्थात संबोधन शैली है और प्रकृति की अनुपम छटा का वर्णन है। प्रकृति की अनुपम छटा का वर्णन करने में कवि ने संस्कृत निष्ठ शब्दावली का उपयोग किया है जो अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा पद्यांश। निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से है अनुराग भरी कल्याणी। अनुभव करो हृदय से है अनुराग भरी कल्याणी। अब बात करते हैं प्रसंग की। यहाँ पर पथिक प्रकृति के सौंदर्य से अभिभूत तो हो ही रहा है, साथ में वह अपनी सहचरी को भी यह दृश्य दिखा रहा है और उसे भी उस दृश्य से जो अनुभव हो रहे हैं उन्हें अनुभव करने के लिए कह रहा है कि यह प्रकृति के कितने मनोरम दृश्य हैं। अब जानते हैं व्याख्या देखें तो हमने पहले भी देख लिया था कि पथिक कहाँ खड़ा है, समुद्र के किनारे, सागर के किनारे। कह रहा है वो कि निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। दिनकर सूर्य और बिंब उसकी परछाई। पथिक कह रहा है कि सूर्योदय की अनुपम छटा का दृश्य मेरे सामने आ रहा है। समुद्र के जल की सतह से जब सूरज का अधूरा अधनिर्मित सा प्रतिबिंब उभर रहा है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। कांत मतलब सुंदर और कंगूरा जो मंदिर पर गुंबद लगे होते हैं उसे कहते हैं कंगूरा। ऐसा लग रहा है समुद्र अपनी लहरों पर लक्ष्मी जी की सवारी के स्वागत अभिनंदन में रत है और लक्ष्मी जी के स्वर्ण मंदिर का कोई गुंबद धीरे धीरे समुद्र से ऊपर आ रहा है। समुद्र से ऊपर आते हुए वो कहीं दिखेगा भी। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी। असवारी का अर्थ यहाँ पर है सवारी। ऐसा लग रहा है कि समुद्र ने लक्ष्मी जी की सवारी को ऊपर लाने के लिए सोने से जड़ित सड़क का निर्माण कर दिया है।
दृश्य सूर्योदय का है। सूर्योदय के समय जब सूर्य के बिंब की छटा सागर के जल पर पड़ रही है तो वो स्वर्ण जैसी चमक रही है। क्यों? क्योंकि सुबह की धूप एकदम पीली पीली सी होती है। जब हम सुबह जल्दी उठेंगे तभी हम इस दृश्य का आनंद ले पाएंगे। अब हम आगे देखते हैं पथिक क्या कह रहा है। इसके बाद पथिक अपनी सहचरी से भी इस दृश्य को अनुभव करने की बात कर रहा है। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। कवि आगे कह रहे हैं कि ये संपूर्ण दृश्य तो अत्यंत मनोहारी है, अत्यंत सुंदर है। अब निर्भय दृढ़, कवि कहते हैं कि निर्भय दृढ़ और गंभीर भाव से सागर अपनी गर्जना कर रहा है, जिसकी आवाज़ चारों ओर सुनाई दे रही है। सागर में लहरों पर लहरों का आना अति सुंदर दिखाई दे रहा है। अब वह अपनी सहचरी से कहता है कि हे संगिनी, अनुभव करो हृदय से, हे अनुराग भरी कल्याणी, सबका कल्याण करने वाली मेरी सहचरी, तुम भी अपने हृदय से इन दृश्यों को अनुभव करो। प्रकृति के इस नूतन एवं मनोहारी स्वरूप को देखकर तुम्हारे मन में क्या विचार आ रहे हैं, इन्हें भी हमारे सामने लेकर आओ और अनुभव करके बताओ। अब जानते हैं इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में हमने पहले भी देखा, भाषा में संस्कृत शब्दावली है, संस्कृत निष्ठ है, शांत रस की प्रधानता है तो प्रसाद गुण भी है। इसके बाद हम इसकी कुछ विशेषताएं देखेंगे। जैसे जहाँ पर लक्ष्मी जी के मंदिर में जब बताया जा रहा है कि वह समुद्र तल से धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है तो वह अद्भुत बिंब रचित कर रहा है। इसका अर्थ हुआ कि हमारे सामने चित्रात्मक शैली उभर कर आ रही है। इस प्रकार हमारा द्वितीय पद्यांश भी पूर्ण हुआ। अब हम आते हैं अपने तृतीय पद्यांश पर। जब गंभीर तम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुक्त चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। बात करेंगे संदर्भ और प्रसंग की। संदर्भ पहले जैसा ही रहेगा, प्रसंग में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा। हम देख रहे हैं कि इन पंक्तियों में अब यहाँ फूलों के हंसने से कुछ संबंधित आ रहा है, तो प्रसंग को हम कुछ इस प्रकार समझ लेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सूर्योदय में होने वाले या सूर्योदय के समय होने वाले मनोहारी परिवर्तनों का चित्रण बड़े प्रभावशाली ढंग से किया है। अब बात करते हैं व्याख्या की। व्याख्या में यदि हम देखें तो हम देखेंगे जब गंभीर तम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, जब घन अंधकार अपने अंधकार से रात्रि को ढक लेता है, तब चारों ओर घना अंधकार छा जाता है। अंतरिक्ष में तारे तारे छिटके हुए से दिखाई देने लगते हैं। आकाश में एक अलग ही शांति दिखाई देती है जहाँ तारे टिमटिमा रहे हैं। सस्मित वदन जगत का स्वामी, यहाँ सस्मित वदन का अर्थ हुआ सुंदर मुस्कुराता हुआ, पुलकित अर्थात प्रसन्न शरीर या तन। सस्मित वदन जगत का स्वामी। अब कवि आगे क्या कह रहे हैं कि पथिक कह रहा है कि इस स्थिति में अंधकार को तोड़ने के लिए, उसके चक्र को समाप्त करने के लिए मुस्कुराते हुए सूर्य धीरे धीरे पूर्व दिशा से उदय होने लगता है। उदय होते समय प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनका चित्रण अगली पंक्तियों में है।
कवि लिखते हैं, पथिक कह रहा है जब वो देख रहा है, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है। सूर्य की प्रथम किरणों में चंद्रमा भी आकाश में हंसता हुआ सा दिखाई देने लगता है, क्योंकि चंद्रमा सूर्य को देखकर एकदम से विलुप्त तो नहीं हो जाता है। और पृथ्वी पर इस समय जो नूतन परिवर्तन हो रहे हैं वो वृक्षों के पत्तों और पुष्पों के माध्यम से समझ में आ रहे हैं। पक्षी चहचहा रहे हैं और फूल भी आनंदित होकर महक उठे हैं। इस प्रकार हमने इस पद्यांश में देखा कि कवि ने मध्य रात्रि से लेकर सूर्योदय के समय का वर्णन बड़े प्रभावशाली ढंग से चित्रों के माध्यम से हमारे सामने उकेरने का प्रयास किया है कि गहन अंधकार छा जाता है, अंतरिक्ष में तारे छिटक जाते हैं और टिमटिमा रहे हैं। फिर हमने देखा कि सूर्योदय के समय फूल हंस रहे हैं, वृक्ष नए नए पत्तों से सज रहे हैं और पक्षी चहचहा रहे हैं। अब देखते हैं काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में 2-3 बातें तो हमारी पुरानी वाली आ जाएंगी, जैसे शांत रस है, प्रसाद गुण है, संस्कृत शब्दावली है। इसके बाद अगला अगर हम देखें कुछ नया, तो हम देखें इसमें कि इसमें क्या नया अलंकार भी है। तो देखते हैं, यहाँ हम देखेंगे कि रूपक और अनुप्रास अलंकार भी दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं अगले पद्यांश पर। अगले पद्यांश में कवि क्या लिख रहे हैं, देखते हैं। वन उपवन गिरि सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। पड़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की वाणी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। बात करेंगे संदर्भ और प्रसंग की। तो संदर्भ तो अब बताने की आवश्यकता है नहीं, आप लोग स्वयं से बना लेंगे। प्रसंग की बात करते हैं। यहाँ पर पथिक प्रकृति के मनोहारी सौंदर्य से इतना अभिभूत हो गया है कि वह कहता है कि मैं तो संसार के दुखों में फंसना नहीं चाहता, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। अब बात करते हैं व्याख्या की। व्याख्या शुरू करते हैं। वन उपवन गिरि सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। कवि कह रहे हैं कि अब वन उपवन जो छोटे छोटे बाग हैं, गिरि पर्वत, सानु कुंज मतलब समतल मैदानों में और कुंजों में जहाँ लताओं का समूह होता है, वहाँ मेघ अर्थात बादल बरस रहे हैं। अब बादल बरस रहे हैं अर्थात बारिश हो रही है। उस बारिश की बूंदों में तो जल बह रहा है, परंतु पथिक को ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर, उसके हृदय में जो आंतरिक भाव भरे हुए हैं वे उसके नैनों से नीर जल के माध्यम से झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं। आगे पड़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ किरण जलद पर प्यारी। आगे कवि कहते हैं कि जब उसके नैनों से आंसू गिर रहे हैं अर्थात अश्रुओं की धारा गिर रही है, तब ऐसे में पथिक जो है वो अपनी सहचरी से कह रहा है कि तुम लहर किनारे, लहर तट किनारे, तृण तिनके, तरु वृक्ष, गिरि पर्वत, नभ आकाश, किरण सूर्य की किरण और जलद अर्थात बादल, पढ़ो अर्थात लहर तट तृण तरु गिरि नभ किरण जलद पर यह जो प्यारी सी कहानी लिखी हुई है, ये जो मधुर कहानी लिखी हुई है, जो संपूर्ण विश्व को विमोहनहारी सम्मोहित कर रही है, तुम भी इसे पढ़ लो। फिर पथिक आगे कहते हैं, कैसी मनोहर मधुर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी। पथिक ने आगे क्या कहा कि प्रकृति की इस सुंदरता से जो यह प्रेम की कहानी लिखी हुई है, कौन से प्रेम की? प्रकृति के प्रेम की जो कहानी है, यह मन को प्रसन्न करने वाली है।
पथिक फिर आगे कहता है, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है, कि यहाँ हमेशा ही स्थिरता है, पवित्रता है, यहाँ सदैव ही आनंद प्रवाहित होता रहता है और सदैव शांति ही शांति दिखाई देती है। आगे पथिक क्या कह रहा है कि ये जो प्राकृतिक सौंदर्य है, ये जो प्रकृति का सौंदर्य है, यहाँ प्रेम का राज्य है। यह इतना सुंदर है कि इसका वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता, इसे केवल स्वयं अनुभव किया जा सकता है। व्याख्या के पश्चात काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य में चिर परिचित बिंदु तो वही रहेंगे, कौन कौन से? शांत रस, प्रसाद गुण, संस्कृत निष्ठ शब्दावली अर्थात तत्सम शब्दों का प्रयोग है। इसके पश्चात यहाँ कौन से अलंकार हैं, इन्हें जरा स्क्रीन पर देखें। अपन देखेंगे अनुप्रास अलंकार की छटा बिखर रही है। इसके बाद आंसुओं के लिए नयन नीर, बहुत सुंदर विशेषण का प्रयोग किया गया है। में इस बदलते परिवेश में प्रकृति से प्रेम करना, प्रकृति के दृश्यों का आनंद लेना सीखना होगा, जो हमारी वर्तमान जीवन शैली से दूर होता जा रहा है। परंतु अब हमने इस समय कोविड-19 के समय, कोरोना महामारी के समय प्रकृति के सानिध्य का महत्व पहचाना है। हमने जाना है कि प्रकृति हमारे लिए कितनी उपयोगी है और कहा भी गया है कि प्रकृति परमात्मा का ही स्वरूप है। जिस तरह हम ईश्वर को मानते हैं, उसी तरह हमें प्रकृति को भी मानना होगा और यह नितांत आवश्यक भी है। यहाँ हमने प्रकृति के बहुत सारे दृश्य देखे हैं और आशा है आप उन दृश्यों का लाभ अवश्य उठाएंगे। और जिस तरह पथिक ने भी कह दिया कि हम संसार के दुखों से दूर होकर केवल प्रकृति के तट पर ही बसना चाहते हैं, अर्थात सागर के तट पर, ऐसा ही कुछ हमारे मन में भी आएगा और हम प्रकृति को सम्मान देना सीखेंगे और यह हमारे जीवन के लिए और आगे आने वाले जीवन के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसी के साथ हमारा ये कालखंड यहीं समाप्त होता है। मैं रुचि शर्मा अगले कालखंड में किसी नए बिंदु के साथ फिर आपसे मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई भी करते रहें, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जय हिंद।